हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग बिहार या स्टेट की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और इस पे हम लोगों ने 50 प्रश्नों पर बात कर लिया था। आगे के अब प्रश्नों पर बात करेंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। आज का हमारा प्रश्न है 51 नंबर कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल। आपको बताना है कि चरण कमल में कौन सा समास है। कमल का चरण, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, चरण का कमल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल के समान चरण। यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि इसमें विशेषण विशेष से दिखाया गया है और उपमेय उपमान संबंध बताया गया है। वहाँ पे कर्मधारय समास होता ही है, तो इसलिए ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 हो जाएगा। दोपहर में समास है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो जैसा कि दोपहर, दो पहरों का मिलन जो है, तो इसलिए इसमें आपका द्विगु समास है क्योंकि द्विगु समास संख्यावाची होता है, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की पहचान करनी है। मतैक्य, महौषधि, तरोच्छाया, विषुवे। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो 53 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरोच्छाया। इसमें विसर्ग संधि है क्योंकि तरुह प्लस छाया बराबर तरुच्छाया। विच्छेद इसका देख लीजिए। मान लीजिए अगर विच्छेद एग्जाम में पूछ दिया गया तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तरो अह की मात्रा प्लस छाया, ठीक है। इसके बाद मतैक्य, मतैक्य का भी आप लोग विच्छेद देख लीजिए। वैसे तो ये वृद्धि संधि है, मत प्लस ऐक्य, ये ऊपर एक मात्रा इसमें रहेगी ऐक्य, तब मतैक्य होगा, तो इसको भी ध्यान दीजिए। उसके बाद महाऔषधि, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा तो महा प्लस औषधि, तो ये हो जाएगा आपका महाऔषध। विषुड़वे, देखिए विषुड़वे तो पूछता है एग्जामों में हमेशा पूछता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। विषुड़ो प्लस एव, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो आप लोग सही कर ले रहे हैं, आगे अगर इसमें से कुछ पूछ दिया गया तो दिक्कत ना हो, इसके लिए खास ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 54 कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्वर संधि के भेद होते हैं उसी में एक यण संधि भी होती है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर संधि के देखिए मुख्यतः 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाज संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। आपके सामने ऑप्शन है लोके, इसके ऑप्शन दिए गए लोके प्लस स, लो प्लस इस, लोक प्लस इस, लोक प्लस इस। आप सही उत्तर का चयन करिए तो 55 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा लोक प्लस ईस, इसमें बड़ी ई रहेगा, ठीक है, इसलिए लोकेश। और इसमें मान लीजिए लोकेश में पूछ दिया गया कौन सी संधि है, पूछ भी तो सकता है एग्जामों में, तो गुण संधि। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 56 नंबर, शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गय प्लस अक, गैक, गेक, गायक, गायक।
तो 56 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा गायक। और गायक में कौन सी संधि होगी? तो अयादी संधि। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। कि संधि विच्छेद वाला सही विकल्प इसमें भी पहचान करना है। संलग्न, आपको बताना है कौन सा विच्छेद सही होगा। सं प्लस लग्न, सं प्लस लग्न, स प्लस लग्न, सं प्लस। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सम प्लस लग्न बराबर संलग्न। म इसमें रहेगा, ये चीज़ ध्यान रहिए, आधा म रहेगा तब जाकर संलग्न होगा। ओके, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम प्लस ओज, परमोज, 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 प्रमोज। 58 का सही उत्तर आप लोग बताइए। तो परम प्लस ओज बराबर परमौज। ठीक है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 59। कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तब जाकर के तो आप क्रम लगाएंगे। तो ये थोड़ा प्रश्न कठिन हो गया है। तो जो आपका चौपाई छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पीयूष वर्धक में 19 मात्रा होती है, रोला में 24 और गीतिका में 26। ठीक है, इसमें 26, इसमें 24, इसमें 19 और इसमें 16, इसलिए ये क्रम आपका सही हो गया। अगला प्रश्न 60 नंबर। सरसी छंद में होती है, आपको बताना है कि सरसी छंद में क्या स्थिति होती है, और आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है, यति मतलब रुकना, अंत में गुरु और लघु होता है। ये सरसी छंद का उदाहरण ऐसा ही होता है, और उसमें सरसी छंद में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न 61। कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। आपके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, रोला, सोरठा, सवैया, कवित। 61 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका रोला छंद हो जाएगा, क्योंकि जो रोला छंद है ये दोहा और सोरठा को मिला करके बनता है, और ये एक कह सकते हैं सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं इसके होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। 62 प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से केवल एक हिंदी व्याकरण वाक्य रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है, सही विकल्प का चुनाव करें। यानी कि अशुद्ध विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग पढ़ करके सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का मतलब है कि जो गलत स्टेटमेंट है उसका चयन करना है। तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है आपका, सबके सामने पोल खुलते ही मानो उस पर घड़ों पानी गिर गया। तो देखिए पानी गिर गया ये सही नहीं है, क्योंकि वो लज्जित हुआ है, तो लज्जित जब हुआ है तो पानी पड़ गया, ये मुहावरे और लोकोक्तियों में दिया जाता है। तो इसलिए ये आपका
ऑप्शन सही हो जाएगा 62 नंबर का, ये अशुद्ध वाक्य है। बाकी ये सभी शुद्ध वाक्य हैं। ठीक है। जब देखो तब वह अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। क्या तुम अब भी उसकी बातों पर यकीन करोगे? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 63 नंबर, कि निम्न में से कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध वाक्य है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य आपके काल में शुद्ध है। आज हम चाय नहीं पिए, हम खाना खा लिए हैं, हमें दिल्ली जाना है, मैं आज नाश्ता नहीं किया। 63 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जिसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है कि हमें दिल्ली जाना है। ठीक है, ये शुद्ध है। आज मैं चाय नहीं पिए, तो ये नहीं होगा, पिया। हम खाना खा लिए हैं, तो हम नहीं होता है, मैं खाना खा लिया, हूँ होगा। वैसे बिहार में मैं को हम ही बोला जाता है, हम आ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, सिंगल पर्सन के लिए भी, लेकिन जो व्याकरण सम्मत है वो ये शुद्ध नहीं है। मैं आज नाश्ता नहीं किया, तो मैंने आज नाश्ता नहीं किया, इस तरह से शुद्ध होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 64, कि निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? क्या रमेश पढ़ रहा है? तो जैसा कि क्या लगा दिया गया और क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी है। आप बताइए, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो जैसा कि इसमें निगेटिव शब्द आया है, तो इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर 8 वाक्य प्रकार के होते हैं। वाक्य को 8 प्रकार होते हैं, ये सब जानते हैं। अगला प्रश्न है कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए। आपके सामने ऑप्शन है, वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, पंडित होते हुए भी वह हठी है। सही उत्तर बताइए। तो जैसा कि 66 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, वह पंडित है किंतु हठी है। ये 2 उपवाक्य को जोड़ करके बनाया गया। अगला प्रश्न, इसमें देखिए कूट करना है। एक में सूची 1 में शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में उसका समास दिया गया है। आप बताना है कि किस में कौन सा समास है। तो मान लीजिए जैसे आपको जो चीज़ आ रही है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो यथाशीघ्र में आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है, क्योंकि तो यथाशीघ्र में जब अव्ययीभाव होगा तो डी का 3, तो डी ऑप्शन में 3 नंबर, देखिए 2 ऑप्शनों में सही है, तो इसलिए 2 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, बाकी ये दोनों हम निकाल लेते हैं। उसके बाद देश विदेश, तो देश विदेश का मतलब देश और विदेश, इसमें द्वंद्व समास है, यानी कि सी का चौथा, तो सी का चौथा इसमें है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद भविष्य के लिए देख लेते हैं, विदेश गमन में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष, विदेश के लिए जो जाता है, विदेश को गमन करता है, कर्ता के कर्म को कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। गिरिधर, गिर को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले, यानी कि श्री कृष्ण, तीसरे पद की ओर इशारा किया है, तो ये बहुब्रीहि समास। ओके। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68, जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों
ही पद प्रधान रूप से समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। तो जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व कौन सा समास होता है? आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 का द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपके जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। इसके बाद 69 कर्मधारय समास किस में है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस में कर्मधारय समास है। कामचोर, स्वर्णाक्षर, पंचवटी, रोगपीड़ी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 69 का आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णाक्षर। स्वर्ण है जो अक्षर, इसका विच्छेद हो जाए। बाकी आपके जो कामचोर है, काम से जी चुराने वाला। उसके बाद पंचवटी, पंचवटी में आपका द्विगु समास हो जाए क्योंकि संख्यावाची है। और रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सही उत्तर का चयन कर लिए, बी ऑप्शन स्वर्णाक्षर। अगला प्रश्न है कि वज्रदेह में समास बताइए। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। वज्रदेह 70 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि वज्रदेह में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका जो विच्छेद होगा वो वज्र का देह, ठीक है। तो जब कारक चिन्ह आ जाता है तो वहां पे तत्पुरुष समास होता ही होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। आमरण, इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान भी हो तो वहां पे आमरण हो, तो ये अव्ययी भाव में आ जाए। इसके बाद अगला प्रश्न, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहि प्लसकार, बहिष प्लसकार, अकार, बहि प्लसकार, बहिष प्लसकार। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बहि प्लस कार बराबर बहिष्कार। इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। 73 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें व्यंजन संधि निहित है विपत जाल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, ऊपर प्लस उक्त का संधि युक्त शब्द होगा। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त। 74 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 74 का आपका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त, बी ऑप्शन। अब मान लीजिए पूछ दिया गया कि इसमें कौन सी संधि है, तो यण संधि। अगला प्रश्न 75 नंबर, सावधान का संधि विच्छेद बताइए। सा प्लस दान, सा प्लस अवधान, स प्लस अवधान, स प्लस अवधान। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए। तो देखिए, यदि आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बहुत आपके लिए कठिन हो जाएगा। इतना सरल सा प्रश्न भी कठिन लगने लगेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स प्लस अवधान। स अ प्लस ओ बराबर आ बराबर सावधान। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 76 नंबर। यह है कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर अय, आय, अव, आव हो जाता है। यह किस संधि में होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि। 76 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें।
तो जैसा कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अयादी संधियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, ऑप्शन है वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी, रागी। 77 का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिसमें संसार के प्रति मोह नहीं है वो वीतरागी होगा। और जो अनुरागी है इसको संसार के प्रति मोह है, तो जिसको मोह है वो अनुरागी है और जिसको मोह नहीं है वो वीतरागी। अगला प्रश्न 78, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? अंक, अंकंठ, अम्ब, अंग। बताइए वर्णमाला क्रम के आधार पर इसमें कौन पहले सबसे आएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए अंक। अंक सबसे पहले आएगा। अगला प्रश्न 79 कि 45 को हिंदी में कहते हैं 45, 45, 55, 45। एक तरह से ये शुद्ध जानना चाहता है कि 45 कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 45, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न नंबर 80, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरलोप, स्वर भक्ति, स्वरागम, स्वरभंग। 80 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर भक्ति, यही वाला दोष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो वो भी ध्यान दीजिए, चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी गई है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी। तो हम 82 नंबर का हम लोग बखूबी जानते हैं कि आपका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और जो गुरुमुखी है वो पंजाबी की लिपि है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न 83 नंबर कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बताइए। आप लोग बीएड तो किए हैं, टीचिंग भी किए होंगे। अध्ययन, अध्यापन, निरीक्षण, शिक्षा। 83 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अध्यापन। अगला प्रश्न नंबर 84, संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है। और देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही उत्तर का चयन करिए कि संलग्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनक्लोज, सी है। इनक्लोज मतलब संलग्न होता है। नोटिफिकेशन आप लोग जानते ही हैं, स्टेटमेंट भी जानते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? ध्वनि, अलंकार, रस, वक्रोक्ति। 85 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें।
आपका सही उत्तर हो जाएगा जो सहृदय की अवधारणा है वो रस संप्रदाय से संबंधित है। अगर हमारी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो 2x स्पीड पर करके देख लीजिए, आपको बेटर फील होगा। अगला प्रश्न 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का है? भाववाच्य बताना है। राम से चला नहीं जाता, पुस्तक मांगे दाम से खरीदी गई है, लड़के ने तीर से चिड़िया को मार दिया, तुलसी ने बिना पत्रिका लिखी। तो भाववाच्य में भावना एक तरह से दिखाई जाती है, भाव प्रकट किया जाता है। राम से चला नहीं जाता है, ये बिल्कुल भाववाच्य का है। बाकी ये तीनों उदाहरण आपके कर्मवाच्य के नहीं, ये कर्मवाच्य का, ये तो लड़के ने तीर मारा, ये आपका कर्तृवाच्य कर्ता हो जाएगा, और तुलसी ने बिना पत्रिका, ये भी कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक कर्म है और उसके अनुसार क्रिया पढ़ी जा रही है, तो इसलिए कर्मवाच्य हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला 88 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, सरल वाक्य। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। 89 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति। 89 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विभावना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु विधि कर्म करे विधि नाना, आनन सकल रहित रस पक्ता बच्चे। तो इसमें आपका विभावना, बिना कारण के कार्य हो रहा है, वो बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, तो इसलिए। अगला प्रश्न है कि अलंकार बताना है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, यथासंख्य, उल्लेख, विभावना, रूपक। 90 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि इस पंक्ति में जो आपका अलंकार है वो उल्लेख अलंकार है। देखिए, आप अलंकारों का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ उसमें जा करके देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और सभी अलंकारों के बारे में विधिवत तरीके से उदाहरण दे करके अच्छे तरीके से बताया गया है और समझाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न 91, अर्थालंकार का एक प्रकार है, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, यमक, श्लेष। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई साहब जो अतिशयोक्ति है वो अर्थालंकार का उदाहरण है, बाकी ये सब शब्दालंकार है। अगला प्रश्न है, सखिन सहित हरस अतिरानी, सुखत धानु परा जनुपानी। इस पंक्ति में अलंकार है संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा, श्लेष। 92 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मनु मानो मानो, जनु जानो जानो, खोज के लाइए उत्प्रेक्षा अलंकार, टिक कर दीजिए, कुछ और देखने की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93। 93 है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यान। कमल नयन में अलंकार है, बताइए। कमल के समान, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। 93 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब उपमेय में उपमान का रूप दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, इसलिए
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक, अपौनहित्य, प्रतीप, सहोक्ति। 94 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो अभी इसमें वही उदाहरण था रूपक अलंकार। 94 का ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न 95 नंबर। हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो हरि के पैर हैं वो कमल से भी कोमल है, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक। 95 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। एकदम उपमा दी गई है कि हरि पद, हरि के जो पैर हैं वो कोमल है कमल से भी। ठीक है। अगला प्रश्न है 96 नंबर। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण। तो 96 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। सी दिया गया है ना, इसलिए उपमा अलंकार हो गया। ओके, 96 नंबर का आपका उपमा अलंकार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? ये तो रटा हुआ है, सब लोगों की जुबान पे रटा हुआ है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, प्रतीप, उपमा। पीपर पात सरिस मंडोला, आपका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें भी आपका समानता प्रकट की गई है। पीपर के तुलना या समानता जब प्रकट की जाती है तो वहाँ पे यही होता है। अगला है 98 नंबर। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा, श्रेष्ठ। तो ये तो आप लोग आंख मूंद करके भी सही टिक करेंगे। इसमें तो वर्ड की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्लेष अलंकार का होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, उपयुक्त सबसे अलग। 99 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, शब्दालंकार। देखिए, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द, अर्थ, उभय। और दोस्तों, आज की ये अंतिम वीडियो है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। 100 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ धर्म से आशय गुण से है। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करने की इच्छा हो कर दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।